जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। जी हाँ बच्चों, पिछली क्लास में हमने विद्युत जनित्र के बारे में जान लिया है, और विद्युत जनित्र क्या होता है उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, और ये आपका 8 नंबर का आएगा आपके पेपर में। तो आपको इसको तैयार कर लेना है, चाहे जैसे आप इसको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, कितने भी दिन लगे इसको तैयार कर लेना है। आपका पेपर आ गया है नज़दीक। तो आज की क्लास में हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेपर में जाएंगे। अगर आपसे पूछ लेता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए, तो आपको इस प्रकार से एक फिगर बनाना है। आपको ऊपर से बनाना है इसी प्रकार से एन एस, ये क्षेत्र चुंबक है आपका, एन और एस एक चुंबक लगा हुआ है। और देखिए ये आपका है, ये दोनों आपका सर्पी वाला है, और इसके नीचे आपका ब्रूस लगा हुआ है। यहाँ पर भी ब्रूस एक्स और ब्रूस वाई। और ये आपका ए बी सी डी एक कुंडली है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। और ये आपका क्या है, ये घूमता है। ये जो है आपका ये फ्लक्स है, और ये क्या होता है, घूमता है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसमें हेडिंग डालेंगे सिद्धांत। क्या हेडिंग डालेंगे, इसका सिद्धांत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सिद्धांत। तो देखिए सिद्धांत क्या है इसका, कि जब किसी बंद कुंडली को, मान लीजिए ए बी सी डी, ये कोई क्या है, बंद कुंडली है, यही कह रहा है। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। देखिए ए बी सी डी एक बंद कुंडली है, और इसको चुंबकीय क्षेत्र में एन और एस, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इसको तेजी से घुमाया जाता है। तो उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यानी कि जो इसमें से गुजर रही, जो इसको घुमाने पर इसमें जो फ्लक्स गुजर रहा है, उसकी संख्या में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। यानी कि जो एक कुंडली है, जब इसमें फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रेरित हो जा रही है, विद्युत धारा प्रेरित हो जा रही है। और कुंडली को, और ये जो कुंडली है ये घूमने लगती है। ये जो कुंडली है पूरा, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या होती है, इस प्रकार से घूमने लगती है। तो कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, घूमने लगती है। और कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी कि जब ये घूम रहा है तो कोई कार्य लग रहा है, इसको घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। यानी कि जो कार्य करना पड़ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, वही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में, कुंडली में किसमें, वैद्युत ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होती है। तो यही आपका ये है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत है। इसी को आपको तैयार कर लेना है, कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, और जिसके कारण क्या होता है, कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। और कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कुंडली के रूप में वैद्युत ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होती है। ये हो गया इसका सिद्धांत। अब इसमें हम रचना करेंगे। क्या करेंगे, इसकी रचना, इसमें रचना कुछ है। तो चलिए हम रचना के बारे में जानते हैं। तो रचना इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होगा, आपको इसी प्रकार से लिखना है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। क्षेत्र चुंबक, ये आपका जो एन और एस लगा, ये पहला भाग है क्षेत्र चुंबक। और दूसरा भाग आपका आर्मेचर रहेगा, जो ए आर्मेचर है, इसी को आर्मेचर कहते हैं। ए बी सी डी कुंडली है, इसी को हम आर्मेचर कहते हैं। दूसरा भाग ए है, और तीसरा भाग आपका हो जाएगा सर्पी वलय। ये आपका सर्पी वाला तीसरा भाग हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम लिखेंगे कि हमारा क्षेत्र चुंबक क्या काम करता है, और आर्मेचर क्या काम करता है, और सर्पी वाला क्या काम करते हैं। इसी प्रकार से आपको भी इसी फिगर से आपको तैयार करवा देंगे।
तो आप हेडिंग डालेंगे रचना, इस लिखेंगे इसमें इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग लिखेंगे क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक लिखेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि क्षेत्र चुंबक क्या होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि यह एक शक्तिशाली चुंबक यानियस होता है। आप क्या लिखेंगे, ये जो यानियस क्षेत्र चुंबक है ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये इसको लिखेंगे कि यह एक शक्तिशाली चुंबक यानियस होता है। इतना तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं चुंबक के ध्रुव यन से यस की ओर होती है। यानी कि लिखेंगे कि इसके द्वारा जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो यन से कहाँ होती है, यन से उत्तर की ओर होती है। आप लोगों ने क्षेत्र रेखाओं में सीखा इसको कि यन से कहाँ पर जाती है, उत्तर की ओर जाती है। तो इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं चुंबक के ध्रुव यन से, यानी कि ध्रुव यन से कहाँ पर जा रही है, यस की ओर जा रही है। तो ये आपका पहला हो गया क्षेत्र चुंबक। इसको लिख लेंगे कि शक्तिशाली चुंबक है और यन से यस की ओर जा रही है। इतना लिख देंगे तो भी चलेगा आपका। उसके बाद क्या लिखेंगे दूसरा में, आर्मेचर। अब आर्मेचर देखिए क्या है, आर्मेचर आपका है ये ABCD एक कुंडली है, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर। ये वाला आर्मेचर है आपका। तो इसके बारे में लिखेंगे। तो चलिए आर्मेचर के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे चुंबक के ध्रुव के बीच पृथक्कृत तांबे के तारों की एक कुंडली ABCD होती है। इसी को लिखेंगे। यही कह रहा है कि चुंबक के ध्रुव के बीच पृथक तांबे के, ये जो होता है कुंडली, ये तांबे का होता है। तांबे के तारों की एक कुंडली होती है जिसको हम ABCD कुंडली क्या होती है देख सकते हैं यहाँ पर। तारों की एक कुंडली ABCD होती है जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कुंडली कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि चुंबक के ध्रुव के बीच, चुंबक के ध्रुवों के बीच यानी कि इन दोनों के बीच पृथक्कृत तांबे के तार की एक कुंडली ABCD होती है जिसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कुंडली कहते हैं। ये हो गया। और कुंडली कई फेर की होती है। ये जो कुंडली होती है ABCD, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से, इस प्रकार से ये कई फेरों की होती है। इसमें एक फेरा नहीं होता, इसमें कई फेरे होते हैं, हजारों फेरे होते हैं, कई फेरों की होती है। और तथा ध्रुवों के बीच यानी कि जो यन और यस के बीच क्षैतिज अक्ष पर जल के टरबाइन से घुमाई जाती है। इसको कैसे घुमाया जाता है, ये जो घूम रहा है इस प्रकार से कुंडली, इसको हम दोनों के बीच इस पर जल के टरबाइन से घुमाया जाता है। यानी कि इसको कैसे घुमाया जाता है, जल के टरबाइन से इसको हम घुमाया जाता है। तभी आपके जो मोटर होता है उससे पानी निकलता है, जल के टरबाइन से घूमता है, तो इसे घुमाया जाता है। ये हो गया आपका दूसरा रचना। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये आपका हो गया आर्मेचर। अब क्या इसमें लिखेंगे, रचना में क्या बचा है, अब सर्पी वलय। अब इसका क्या कार्य है, सर्पी वलय को, इसके बारे में हम जानेंगे, सर्पी वलय के बारे में। तो चलिए सर्पी वलय के बारे में जान लेते हैं। आप लोग सर्पी वलय के बारे में जान लीजिए। तो देखिए सर्पी वलय क्या है, सर्पी वलय अथवा तथा ब्रूस, यानी कि जो ब्रूस लगे हैं एक्स और यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई, इसका क्या कार्य है। तो कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबे के छल्लों, ये क्या है, तांबे का छल्ला होता है, ये जो लगा है अलग अलग दो तांबे के छल्लों से होता है। तो इतना आप लिख देंगे कि कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबे के छल्लों से होता है जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। ये दो जोनों है, ये जो ब्रूस है एक्स और वाई, ये आपस में दोनों एक दूसरे को कभी भी ये सटेगा नहीं ऊपर, ऐसे इस प्रकार से इसमें नहीं मिलेगा, आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। और कुंडली के और इसके साथ ये जो कुंडली है इसी के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। यानी कि जो कुंडली है इसी के साथ है, ये दोनों उसी अक्ष पर घूमते हैं, इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। इसी अक्ष पर घूम रहे कुंडली के साथ, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सर्पी वलय कहते हैं। ये हो गया आपका, इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। अब देखिए आगे देखिए, अब क्या कह रहा है, इन छल्लों के दो कार्बन की ब्रूस है। इन छल्लों के देखिए, छल्ला जो है इसके नीचे एक
कार्बन की ये होती है, जो आप दिख रहे हैं ए वाला, ये ब्रुश है यक्स, इसको हम मान लिए और इसको वाई। तो यही लिखा गया है, इन छल्लों के दो कार्बन की ब्रुश यक्स तथा वाई स्पर्श करती रहती है। यानी कि जो ये आपका ब्रुश लगा है, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, जो यहाँ पर आपका ब्रुश लगा है यक्स और वाई, इस कार्बन की छल्लों को, ये जो कार्बन का छल्ला लगा है इसको स्पर्श करती रहती है और ये ब्रुश स्थित रहते हैं। यानी कि ये जो ब्रुश है ये एकदम यहीं पर रहेंगे, ये घुसकेंगे नहीं, ये भी नहीं घुसकेगा और ना ही ये घुसकेगा। ये ब्रुश स्थित रहते हैं तथा छल्ले इन ब्रुशों के नीचे फिसलते हुए घूमते हैं। जो छल्ले होते हैं ये इन ब्रुशों के नीचे फिसलते हुए घूमते हैं। इन ब्रुशों का संबंध उस बाह्य परिपथ से कर देते हैं। यानी कि ये जो ब्रुश है इनका संबंध उन बाह्य परिपथ से कर देते हैं जिसमें विद्युत धारा भेजनी होती है। इसका संबंध हम वहाँ पर कर देते हैं, देखिए इस प्रकार से, जिसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा भेजनी होती है। तो ये हो गया आपका रचना। आपका रचना में क्या था, क्षेत्र चुंबक और आर्मेचर और सर्पी वलय अथवा ब्रुश, ये तीन आपका रचना है। अब हम जानेंगे इसका क्रिया विधि। तो आप लोगों को रचना भी तैयार कर लेना है और सिद्धांत, और आपको सिद्धांत एक ही बार तैयार करना है और उसके बाद ये प्रत्यावर्ती धारा है तो दिष्ट धारा का नहीं याद करना पड़ेगा। तो चलिए इसके क्रिया विधि के बारे में जानते हैं। इसका सिद्धांत हो गया, रचना हो गया, अब हम क्रिया विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसके क्रिया विधि के बारे में जानते हैं कि इसका क्रिया विधि क्या है। तो इसका क्रिया विधि थोड़ा लंबा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से और इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए इसके क्रिया विधि को जानते हैं। अब हम ऊपर से समझते हुए आते हैं इसका क्रिया विधि। इसी प्रकार से आपको भी लिखना है पेपर में। तो चलिए क्रिया विधि में क्या लिखेंगे आप लोग, जब आर्मेचर कुंडली, यही से शुरू करेंगे, ये आपका क्या, ABCD आर्मेचर कुंडली है। तो लिखेंगे जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है, यानी कि ये जब कुंडली घूमती है तो कुंडली में से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। जब ये घूम रही है तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो गया, आपको ये पता होना चाहिए, परिवर्तन होता है, अतः कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। जब ये घूमेगी फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा और कुंडली में धारा प्रेरित हो जाएगी। और मान लो अब क्या कर लें, जब प्रेरित हो गई धारा तो मान लेंगे कुंडली दक्षिणवर्त दिशा में घूम रही, मान लेंगे कि कुंडली दक्षिण दिशा में, दाहिने दिशा में, देखिए इस प्रकार से दाहिने दिशा में घूम रही है तथा किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है, यानी कि किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है। उसके आगे देखेंगे इस क्षण कुंडली की भुजा, इस क्षण जो कुंडली की भुजा ए भी कहाँ जाएगी, जब इस प्रकार से घूमेगी इस प्रकार से तो ए भी ऊपर चली जाएगी, ए भी इधर चला जाएगा। तो इस क्षण कुंडली की भुजा जो है ए भी ऊपर उठ रही है, ए भी जो है ये भुजा क्या आ रही है, ऊपर उठेगी और ये सीडी जो है इधर आएगा, नीचे आएगा। तो उठ रही है तथा भुजा सीडी नीचे की ओर आ रही है, ये हो गया। अतः धारा ब्रुश है। अब यहाँ से देखेंगे नीचे, अब क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अतः धारा जो है ब्रुश यक्ष से बाहर जा रही है। यक्ष से क्या आ रही है, धारा जो है यक्ष से बाहर जा रही है, इस प्रकार से यक्ष से बाहर जा रही है, ये लिखेंगे आप लोग। तथा ब्रुश वाई पर वापस आ रही है, यक्ष से बाहर जा रही है और ब्रुश वाई पर क्या हो रही है, वापस आ रही है। जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, यानी कि कुंडली जैसे ही अपने ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधे स्थिति से गुजरेगी, भुजा ए भी नीचे की ओर आने लगेगी। एक बार ऐसा स्थिति आएगा कि जो भुजा ए भी है वो क्या होगा, ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे भी आएगा, क्योंकि जब पूरा चक्कर, आधा चक्कर मार रहा है यहाँ से, देखिए आप लोग, देखिए इसको समझिए पहले, जब ये घूम रहा है तो ऊपर जा रहा है, उसके बाद जब घूम लेगा तो नीचे भी आएगा ना, तो जब ये घूम जाएगा ऐसे तब फिर ये नीचे भी आएगा। तो वही ये कह रहा है
कि जब भुजा भुजा ए बी नीचे की ओर देखिए कह रहा है, जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, यानी कि जो कुंडली, तो भुजा जो है ए बी नीचे की ओर आने लगेगी। तब भुजा क्या होगा, ये जो भुजा ए बी है वो नीचे की ओर आने लगेगी, नीचे की ओर आने लगेगी, तथा सी डी जो है सी डी ऊपर की ओर जाने लगी, आने की अपने जगह पर फिर दोबारा जाने लगेगी। ये हो गया, जाने लगेगी। उसके बाद अब धारा ब्रुश वाई से बाहर जाएगी। अब क्या होगा, जब ये फिर नीचे आ जाएगा तो धारा जो है वाई से बाहर जाएगी और यक्ष पर फिर वापस आएगी। ये आपको लिखना है, वाई से बाहर जाएगी तथा ब्रुश यक्ष पर वापस आएगी। इस प्रकार आधे चक्कर के बाद, इस प्रकार जब एक कुंडली आधा चक्कर घूम लेगी, कितना, आधा चक्कर जब कुंडली घूम लेगी, आधे चक्कर के बाद वह परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी। आधा चक्कर घूमने के बाद इस परिपथ में धारा की दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी। जब धारा की दिशा बदल जाएगी तब प्रत्यावर्ती परिपथ में, तब क्या होगा, परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी। यहीं तक आपको लिखना है, यहाँ तक लिखना है। और आपको पूरे गारंटी के साथ 8 अंक मिलेंगे। एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता, एक भी नंबर आपका कोई काट नहीं सकता। पूरे 8 नंबर आपको मिलेंगे अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं। आपके राइटिंग में एक आध नंबर कट सकता है तो, लेकिन अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपके पूरे 8 नंबर मिलेंगे इस फिगर को समझने के बाद। तो चलिए आप क्या करेंगे, आप क्रिया विधि का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आप देखिए, अब आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बनाने में काम आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप किसका स्क्रीनशॉट लेंगे, विभक्त सर्पी वाला अथवा ब्रुश रचना वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ से रचना वाले का स्क्रीनशॉट हो गया। आप देखिए आप किसका लेंगे, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रचना का दोनों भागों का, क्षेत्र चुंबक और आर्मेचर, इसका ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आप सिद्धांत का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा में काम आने वाला है। यही सिद्धांत हम वहाँ पर नहीं करवाएंगे, आप यही सिद्धांत, उसका भी सिद्धांत सेम है दृष्टि धारा जनित्र का। तो आप फिगर के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और उस क्लास में हम यानी कि आपका जो है प्रत्यावर्ती तो हो गया, दृष्टि धारा जनित के बारे में चर्चा करेंगे और वो भी आपका 8 नंबर में आता है। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सभी बच्चों के पास, ताकि उनकी मदद हो सके। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा था लेकिन आपको तैयार कर लेना है, हम लोगों ने भी तैयार किया था, ये तैयार हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब अगर आप फिगर से तैयार करेंगे तो आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।